बीपीएससी में फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको दो काम जरूर करना पड़ेगा, जिसमें से पहला ये है कि सिलेबस, दूसरा पीवाईक्यू, तीसरा बेसिक बुक्स और प्रैक्टिस सेट। तो फर्स्ट राउंड में आप ये सब काम करिए और सेकेंड राउंड में प्रैक्टिस सेट यानी एमसीक्यू वगैरह देखिए, ठीक है। तो मैं आपको मॉडर्न इंडिया क्लासेस शुरू कर चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, आप वहां से मॉडर्न इंडिया का सेक्शन भी पढ़ सकते हैं, साथ में बेसिक बुक्स भी पढ़िए। बेसिक बुक्स के लिए मैं आपको एक अलग से 8 शॉर्ट बनाऊंगा, उसमें आप देखिएगा शॉर्ट वीडियो में कि बेसिक बुक्स कौन से पढ़े। मैं आपको जो इस क्लास का मेन मकसद है वो है प्रैक्टिस सेट कराना बीपीएससी के लिए, एईडीओ के लिए स्पेशली। इसमें वो सारे एक तरह से कहें क्वेश्चंस का जो अध्ययन किया गया है वो बीपीएससी के ट्रेंड के आधार पे है। कुछ हल्के सवाल भी हैं, कुछ भारी सवाल भी हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल सिविल सर्विसेज पीएमआई एकेडमी को सब्सक्राइब करिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करिए और सब्सक्राइब करके आइए, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको रेगुलर अपडेट चाहिए तो जरूर ये आपको सारा हेल्प मिलेगा। प्रैक्टिस सेट 1 कहें इसको, या कहें मॉक टेस्ट 1, या कहें टेस्ट सीरीज 1, ये सारी चीजें आपको फ्री में मैं अवेलेबल कराऊंगा। इसमें क्या है, सारे मल्टीपल चॉइस वाले सवाल भी कुछ कुछ बीच में आऊंगा, कुछ सिंपल सीधे क्वेश्चन, उसके आंसर, क्वेश्चन और एक्सप्रेशन में बढ़ते चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला सवाल, पंचवर्षीय योजनाएं किस मॉडल से प्रेरित थी? भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1951 में। तो किसका मॉडल था? तो सोवियत संघ का मॉडल, यानी कि रूस के मॉडल पे आधारित। तो सोवियत संघ कहें, उस समय रूस सोवियत संघ में हिस्सा था, फेडरेशन था, तो ये हो गया। तो इसका आंसर क्या हुआ? सिंपल, कि रूस के मॉडल पे। जो दूसरा सवाल है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 1951। कब तक चला था? 51 से 56 है ना, 5 वर्ष के नाम ही है, तो 5-5 साल का होता था। इसका जो मेन चीज था, किस मॉडल पे आधारित था ये प्रथम वाला? भारत की पंचवर्षीय योजना रूस के सोवियत संघ के मॉडल पे, और जो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना वो किस मॉडल पे आधारित थी? तो ये था हेराल्ड-डोमर मॉडल, ठीक है। ये काफी पेड सवाल है अलग अलग एग्जाम्स के लिए, तो इसका ध्यान रखिएगा इस वाले फैक्ट का। तीसरे सवाल पे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है, भारत में सबसे पहले विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो विश्वविद्यालय किस वर्ष, मतलब ये कहें कि आधुनिक काल में विश्वविद्यालय भारत में कब स्टार्ट हुआ था? तो इसका आंसर है 1857। कहां पे? तो कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, 3 जगह स्थापित हुआ था, लेकिन पहला जो विश्वविद्यालय था वो कलकत्ता में स्थापित हुआ था। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन ये है कि 1854 में चार्ल्स वुड का एक डिस्पैच आया था, जिसको वुड्स डिस्पैच कहते हैं। कौन था उस समय गवर्नर जनरल? तो या वायसराय कहें तो वायसराय तो खैर 1858 से हुआ, तो गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। क्या था ये? तो लॉर्ड डलहौजी ने बेसिकली भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए काम, उसको ऊपर से आदेश मिला था, यानी कि ब्रिटेन से आदेश मिला था। तो वुड्स डिस्पैच जो आया था 1854 में, ये भी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि कब आया था वुड्स डिस्पैच, तो आप 1854 याद रखिएगा इसमें। और कौन था उस वक्त गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड डलहौजी। इसने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए, यानी कहें कि शिक्षा से संबंधित ये एक डिस्पैच था। और उसमें क्या क्या था, तो वो आप ये चीज देखिए थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी। इसको वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा व्यवस्था में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या क्या इसकी सिफारिशें थी? तो एक था स्थानीय भाषाओं का प्रयोग, दूसरा था एंग्लो वर्नाक्यूलर माध्यम, उच्च स्कूल, यानी कि उच्च विद्यालय मतलब हाई स्कूल जितने होते हैं हमारे पास, हमारे यहाँ देखेंगे जो 8th क्लास से हाई स्कूल शुरू हो जाता है, तो उसमें एंग्लो वर्नाक्यूलर है, यानी कि आंग्ल हिंदी, यानी हिंदी प्लस इंग्लिश का। एंग्लो वर्नाक्यूलर का मतलब ये होगा हिंदी प्लस इंग्लिश, या फिर वर्नाक्यूलर का मतलब होता है हिंदी अगर नहीं है, आप तमिलनाडु में शिक्षा दे रहे हैं तो तमिल प्लस इंग्लिश, है ना, यानी कि लोकल लैंग्वेज प्लस इंग्लिश की बात की थी वर्नाक्यूलर और एंग्लो का, है ना। एंग्लो का मतलब आंग्ल और वर्नाक्यूलर का मतलब स्थानीय भाषा, देशीय भाषा, ये था। उच्चतर शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन में अंग्रेजी को माध्यम बनाने का कहां पे किसने पहली बार सिफारिश किया? तो 1854 के वुड्स डिस्पैच में, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। और प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा विभाग और साथ में विश्वविद्यालय जैसे कि क्वेश्चन में भी है, तो वो चीज है शिक्षा विभाग के साथ साथ। इसी वुड्स डिस्पैच में निजी स्कूलों को अनुदान, मतलब कि जो ग्रांट इन एड कहते हैं, मतलब कि कहें जैसे सहायता देना, सरकारी फंड अवेलेबल कराना, तो उसकी बात की गई थी। तो तीसरा सवाल ये है, इसको आप ध्यान से रखिएगा। इसका मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, तो आप थोड़ा सा आसान रहेगा आपको पढ़ने में। हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। अगला सवाल है, शिक्षा समवर्ती सूची में कब शामिल हुई या कब आई? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1976। किस जरिए? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत, यानी कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत शिक्षा यानी कि एजुकेशन को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। 3 प्रकार की सूचियां हैं, कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। तो ये है, किस अनुसूची में है? कमेंट फॉर्म में जो कमेंट करके जरूर बताइएगा हमको,
ठीक है। पांचवा सवाल है आरटीई अधिनियम, आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट, अगर आपको ध्यान होगा तो आरटीई एक्ट कह लें इसको। तो आरटीई अधिनियम कब लागू हुआ? तो लागू हुआ कब? 1 अप्रैल 2010 को। आरटीई एक्ट था, एक्ट बनता है कोई भी संसद, जब मान लीजिए संसद में पहले बिल लाया जाता है, बिल संसद पारित कर देती है तो वो एक्ट नहीं बनता है। एक्ट तब बनता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है। तो आरटीई बिल अधिनियम बना था 1909 में, राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षर करने का जब गैजेट में प्रकाशित कर दिया था सरकार के गैजेट में, तो वो एक्ट लागू हो जाता है। तो जिस दिन से गैजेट में प्रकाशित हुआ वो लागू होने का डेट माना जाता है। तो एक्ट 2009 में पारित हुआ था, ठीक है, और लागू हुआ था कब? 1 अप्रैल 2010 से। यानी कि आरटीई जो है वो 1 अप्रैल 2010 से अस्तित्व में है। शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा का अधिकार है। इसमें जो मेन प्रोविजन है वो है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों, सभी मतलब भारत में जितने बच्चे हैं जो 6 से 14 वर्ष के आयु हैं, उनके लिए निःशुल्क यानी कि फ्री और इसेंशियल अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई है। निःशुल्क का मतलब ये है कि जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहे उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बच्चा भारत में है, पैदा लिया है, तो उसको सरकार शिक्षा से वंचित नहीं करेगी। तो जो भी नियरेस्ट स्कूल होते हैं सरकारी, या फिर कहीं अगर आपको याद होगा तो ईडब्ल्यूएस के लिए 25% का आरक्षण दिया लोकल स्कूल में, तो वहां पे वो बच्चे पढ़ सकते हैं। तो ये किस प्रोविजन के तहत है? तो आरटीई एक्ट 2009 के तहत, जो कि लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है। इसे लाया क्यों गया था? आपको याद होगा संविधान का अनुच्छेद 21 से इसमें ये क्लियर कहा गया है कि भारत, इसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। मौलिक अधिकार है ना, शिक्षा को एज ए फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार मतलब एफआर बनाया गया। किसके तहत? अनुच्छेद 21 के तहत। इसके पहले शिक्षा मौलिक अधिकार नहीं था। इसके बारे में आगे बताते हैं अभी 21 के बारे में, ठीक है। भारतीय संविधान का 21 क्या है, यानी कि आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 क्या है ये? तो ये अनुच्छेद 6 से 14, ध्यान रखिएगा। इसमें आपको पूछ दे कि 14 साल से कम, तो 14 से कम का मतलब ये हो गया कि 0 से 14, तो ये नहीं होता है। इसमें 6 से 14 लिखा हुआ है, तो 6 से 14 ध्यान रखिएगा। तो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार कह लें इसको, फंडामेंटल राइट एफआर, तो ये बनाया गया और निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई, ठीक है। इसे ये कब संविधान में इंसर्ट हुआ था, यानी कब संविधान में शामिल हुआ था? तो 86 संविधान संशोधन था, 86 सीएए यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 86, जो 2002 में पारित हुआ था। इसके जरिए शिक्षा को शामिल किया गया अनुच्छेद 21 में मौलिक अधिकार के रूप में, ठीक है। कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? आरटीई एक्ट 2002 में 21 जोड़ा गया संविधान में 86 संशोधन के माध्यम से, 86 संशोधन से 2009 में आरटीई एक्ट लागू हुआ, आरटीई एक्ट पारित हुआ 2009 में, और 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। तो ये था इसका कहानी आरटीई का। इस पे और भी डिटेल है, बट उतना एग्जाम के लिए उतना ही पढ़े, इतना जरूरी था। बिहार में बीपीएससी के लिए कुछ मिक्सअप सवाल भी हैं इसमें, वन लाइनर टाइप के आते हैं। सबसे बड़ा जिला कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? लिखा हुआ है पश्चिमी चंपारण। मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बोध गया में स्थित है। कहाँ पे? बोध गया। बोध गया कहाँ है बताइएगा कमेंट में। गया डिस्ट्रिक्ट। नालंदा विश्वविद्यालय का प्राचीन नाम क्या था? अब जैसे मैंने ऊपर बताया था वुड्स डिस्पैच वाला, तो भारत में प्राचीन समय में ही नालंदा, तक्षशिला, आपको कहें कि विक्रमशिला, ये सब विश्वविद्यालय थे। लेकिन आधुनिक काल में जो विश्वविद्यालय पहला वो कलकत्ता में शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो नालंदा महाविहार यानी कि नालंदा में। भारत का सर्वोच्च शिक्षा नियामक कौन है? चूंकि आप एईडीओ का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसमें एजुकेशन से रिलेटेड भी सवाल पूछे जाएंगे जीएस वाले पेपर में। तो सर्वोच्च शिक्षा नियामक यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। बिहार में शिक्षा दिवस, बिहार का शिक्षा दिवस एक हमारा तो वो है 5 सितंबर वाला, ठीक है। बिहार में शिक्षा दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के सम्मान में, ठीक है। अगले सवाल है, भारत में योजनाएं किस संस्थान द्वारा बनाई जाती थी? पास्ट टेंस है, ध्यान रखिएगा। तो योजना आयोग, पहले प्लानिंग कमीशन था, गठन हुआ था इसका, लेकिन अब इसको हटा के नीति आयोग का गठन किया गया, जो अगला सवाल बनाया गया। नीति आयोग के गठन का डेट क्या है? 1 जनवरी 2015। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी प्लानिंग कमीशन ना पूछे, नीति आयोग का पूछ सकता है। नीति आयोग का पहला चेयरमैन कौन था? याद करिए, अरविंद पनगड़िया, नाम याद आ रहा है? वर्तमान वाला कौन है? आगे बताएंगे। बिहार में प्राथमिक शिक्षा, आप शिक्षा एजुकेशन ऑफिसर देने जा रहे हैं तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, हिंदी में ध्यान रखिएगा, प्राइमरी है ना, मिडिल, हायर। तो जो प्राथमिक शिक्षा है किस कक्षा तक? यानी कि 1 से 5 तक, और 6 से 8 क्या होता है? मिडिल,
और 9 से 10 क्या होता है, हाई स्कूल। 10 के बाद 11, 12 हमारे यहाँ नॉर्मली इंटर कहते हैं इसको, है ना। तो इंटर अभी छोड़िए इसको, यहाँ तक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई स्कूल कहाँ से स्टार्ट होता है, कक्षा 8 के बाद, तो ये ध्यान रखिएगा। तो प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 तक, ठीक है। अगला सवाल 14 नंबर, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है। तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। हालांकि अभी याद है आपको, सब पढ़े सब बढ़े वाला कैंपेन, तो ये सब आरटीई एक्ट लागू होने के बाद ये सब का बहुत ज्यादा वो नहीं है, बस वो स्लोगन था पहले, तो ये था पहला। अगला सवाल है 15वां नंबर, पहला भारतीय शिक्षा आयोग। भारतीय शिक्षा आयोग का मतलब ये है कि जो अंग्रेजों ने गठित किया था, तो वो कौन सा था, तो हंटर आयोग 1882 का, 1882 का हंटर आयोग, ये ध्यान रखिएगा। कौन इसमें था, किसके समय में लाया गया था, लॉर्ड रिपन के काल में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो हंटर आयोग है। तो नाम जो नॉर्मली जो खासकर सरनेम होता है वो रखते हैं अक्सर, या फिर पहला नाम भी रख लेते हैं, फर्स्ट नेम। तो सर विलियम डब्ल्यू हंटर, इन्हीं अध्यक्षता की थी 1882 के शिक्षा आयोग की, ठीक है। अब इसका गठन किस कारण हुआ था, उस डिस्पैच का, तो 1854 में जो हंटर आयोग का गठन क्यों किया गया था, तो 1854 में जो वुड्स डिस्पैच आया था, तो उसके बाद शिक्षा व्यवस्था में क्या प्रगति हुई उसकी समीक्षा करने के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। आते हैं, जो मैंने ऊपर भी बताया था अभी, तो पहले आधुनिक विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था, वो मैंने बताया था कि कहां पे हुआ था, तो कलकत्ता में, और कब हुआ था, 1857 में। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इसमें क्या है कि पहला जो भारत का आधुनिक विश्वविद्यालय है वो कलकत्ता में हुआ था, कब, जनवरी 1857 में, ठीक है। और तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला ये सब तो थे ही, ये सब पहले से ही थे, 5वीं शताब्दी से पहले के, तो इनका उतना ध्यान नहीं रखना है। आधुनिक आए तो पहला नाम आप मारिएगा कलकत्ता का, ठीक है। बिहार की आधिकारिक भाषा क्या है, हिंदी आपको सबको पता है। सवाल यह कि उर्दू क्या है, तो उर्दू दूसरी आधिकारिक भाषा है या सहायक भाषा है उर्दू, ठीक है। शिक्षा वाला है, एईडीओ का एग्जाम है, मैं बार बार इसमें कुछ कुछ चीजें भी रखूंगा उससे रिलेटेड, क्योंकि पूछना तय है। क्योंकि आप अगर बीएड नहीं किए हैं, अगर आप ध्यान बीएड किए होंगे तो आप लोग इन सब चीजों से परिचित होंगे, बीएड नहीं किए होंगे तो भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये है। अब आते हैं ड्रॉप आउट क्या है। ड्रॉप आउट क्या है बेसिकली बताइए आप जरा, ड्रॉप आउट क्या है। ड्रॉप आउट पढ़ाई के दौरान स्कूल छोड़ना, यानी कि जो बच्चे स्कूल से नहीं आते हैं, बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं किसी कारणवश, मजदूरी करने किसी भी कारण से, या फैमिली की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण, तो उसको कहते हैं ड्रॉप आउट, ठीक है। तो शिक्षा के दौरान स्कूल छोड़ना ड्रॉप आउट कहलाता है। एनसीएफ का पूरा फॉर्म क्या है, आप बताइए, एनसीएफ का पूरा फॉर्म क्या है। एनसीएफ का पूरा फॉर्म यानी पूरा नाम, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका फुल फॉर्म बताइए एनसीएफ का, तो इसका सिंपल सा है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीएफ 2005 किसने जारी किया, तो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण काउंसिल, यानी कि परिषद। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में ये इसके एक संचालन समिति का गठन किया गया था, जिसने एनसीएफ 2005 पे काम किया था, और इसको जारी किसने किया था, तो एनसीईआरटी। मेन सवाल यह है कि एनसीएफ 2005 किसने जारी किया था, तो एनसीईआरटी। एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। अगला आते हैं 21वें नंबर सवाल पे। बिहार में शिक्षा का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। बिहार में ऐसे कहें कि जिले में, डिस्ट्रिक्ट में, है ना, तो डिस्ट्रिक्ट में कौन होता है, तो डिस्ट्रिक्ट में होता है जिला शिक्षा पदाधिकारी, ठीक है। आते हैं जनगणना वाले सवाल पे। जनगणना पे मैं अलग से क्लास भी लूंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि जनगणना से एक सवाल तो कम से कम 2 सवाल रहता है, तो कोई अगर फिक्स हो कि हाँ इस टॉपिक से एक सवाल आ रहा है, तो उसको कवर करना बहुत जरूरी होता है। पहला सवाल यहाँ पे जो है उसमें यह कि पहली जनगणना कब हुई थी, तो पहली जनगणना 1872 में हुई थी। कौन था उस वक्त, लॉर्ड में, वो अगर आपको याद होगा तो। आधिकारिक जनगणना कब से स्टार्ट हुई थी, तो 1881 से, 1881 से। कौन था इस समय गवर्नर जनरल, तो रिपन, लॉर्ड रिपन कहते हैं इसको, ठीक है। तो रिपन थे भाई साहब। और पहली जनगणना ये जो हुई थी ये मेयो के काल में, ठीक है, लॉर्ड मेयो इसमें था। तो पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में। और 2000, अब अगले सवाल पे आते हैं। 2011 की जनगणना में भारत की साक्षरता दर कितनी थी, भारत की, तो इसका आंकड़ा ये है 70.04%। बिहार की साक्षरता दर क्या है, 61.8%, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पे। शिक्षक दिवस किसकी जयंती पे मनाया जाता है। हमने वहां पे कि बिहार में शिक्षा दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है, तो वो आपने देखा उसमें, आप मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। और ये है शिक्षक दिवस किस डेट को मनाया जाता है, तो 5 सितंबर। तो 5 सितंबर को हम शिक्षा दिवस मनाते हैं, शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के
जयंती पे मनाया जाता है। तो ये है दोस्तों 25वां सवाल। सब पढ़े सब बढ़े का नारा किस योजना का है? ये जो सब पढ़े सब बढ़े, ये नारा किस योजना का नारा है? तो ये है साक्षर भारत मिशन। ये भी आपके एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। दक्षिण गंगा का ऑक्सफोर्ड किसे कहा जाता है? दक्षिण गंगा का ऑक्सफोर्ड किसे कहा जाता है? दक्षिण गंगा का मतलब यह है कि गंगा का उत्तरी हिस्सा और दक्षिणी हिस्सा ऐसे मिला के जहां से वो बह रही है, तो वो है नालंदा विश्वविद्यालय। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 27वां सवाल, आगे बढ़ते हैं। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? ये बिहार का एक बिहार स्पेशल सवाल है। तो कुल 9 प्रमंडल हैं, प्रमंडल, ठीक है, डिवीजन। इसमें देख लीजिए एक बार, कुल प्रमंडल 9, कुल जिले 38, कुल अनुमंडल यानी कि सब डिवीजन, और कुल प्रखंड यानी कि ब्लॉक कितने हैं? 534, अनुमंडल 101, जिले 38 और प्रमंडल 9। ये है इसका बिहार वाला। मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कहां थी? फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर, राजगीर। इसको राजगृह भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, राजगीर, ठीक है। तो ये है। अब आते हैं अगले सवाल पे। आंगनबाड़ी केंद्र किस योजना के तहत शुरू हुई थी? आंगनबाड़ी आप सब परिचित होंगे, आंगनबाड़ी से बच्चे वहां पढ़ते हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में भी। तो आईसीडीएस योजना के तहत, आईसीडीएस योजना का पूरा नाम क्या है? तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स, यानी कि एकीकृत बाल विकास सेवा या फिर सर्विस भी कहते हैं इसको, योजना। ये 1975 में कब शुरू हुई थी ये आईसीडीएस? तो 1975 में। क्या काम है इसका? इसका काम है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, ध्यान रखिएगा, इसमें 6 वर्ष से कम, 6 से ज्यादा बच्चे कहां जाते हैं? नॉर्मली स्कूल में जाते हैं, उनके लिए ही वो वाला जो आर्टिकल 21 ये बता रहा था मैं। तो यहाँ पे आईसीडीएस में क्या है कि जो आंगनबाड़ी में बच्चे जाएंगे, प्री प्राइमरी का है, प्राइमरी का है, तो जो स्कूल जाने के पहले जो उनका होगा प्री प्राइमरी वाला, वो कहाँ पे होता है? आंगनबाड़ी केंद्र पे उनकी शिक्षा दी जाती है। कई लोग जो प्ले स्कूल में भेजते हैं तो उसका छोड़ दीजिए, वो भी यही चीज है लगभग, लेकिन वो गवर्नमेंट एडेड नहीं होता है प्ले स्कूल, ये आंगनबाड़ी गवर्नमेंट के फंड से संचालित होता है, ठीक है। आंगनबाड़ी योजना में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, साथ में गर्भवती महिलाएं, स्तनपान करने वाली महिलाएं, इनकी इन तीनों पर फोकस किया गया। क्या क्या इसमें रहता है? तो एक तो बच्चों के लिए शिक्षा, दूसरा माताओं के लिए स्वास्थ्य, बच्चों के भी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है, पोषण का भी ध्यान रखा जाता है, ये सब चीजें इसमें शामिल है। जो इसमें आईसीडीएस में 6 मुख्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं, कौन कौन सी? तो पूरक पोषण, टीकाकरण बच्चों का, स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाएं, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, साथ में पूर्व स्कूल या कहें प्री स्कूल एजुकेशन, ठीक है। तो एजुकेशन के साथ साथ पोषण, टीकाकरण, हेल्थ चेकअप, रेफरल सेवाएं और न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर, है ना, ये सब चीजें हैं इसमें आंगनबाड़ी योजना में। अब आते हैं अगला सवाल पे, मिड डे मील योजना कब शुरू हुई थी? मिड डे मील खाए हैं कभी? खाए होंगे। मैं तो हमारे समय में मिड डे मील था, बट स्कूल दूसरा था तो नहीं वहां पे मिला। मिड डे मील योजना कब शुरू हुई थी? 1995 में। अब डेट क्या है? तो 15 अगस्त 1995। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। और इसको किस कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम। मिड डे मील का मतलब 2 चीजें थे, एक बच्चे स्कूल से न भागे, और दूसरा ये कि बच्चों को एक पोषण युक्त आहार भी मिले। इसमें कैलोरी और प्रोटीन का स्पेशल ख्याल रखा जाता है, वो मैं अभी बता रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। कौन मिड डे मील में कौन है? तो 6 से 14 साल के बच्चा। आंगनबाड़ी में कौन रहता है? तो 6 से कम साल का बच्चा आंगनबाड़ी में, और 6 से अधिक है तो वो कहाँ आएगा? स्कूल में आएगा, तो वो मिड डे मील में कवर होगा। अमूमन इसमें मिड डे मील में हाई स्कूल से पहले के बच्चों को कवर किया जाता है। तो 6 से 14 साल के सरकारी स्कूलों में, सरकारी में सरकार से जो सहायता प्राप्त स्कूल है उनमें, मदरसों में भी, और कुछ अन्य केंद्रों में पढ़ रहे बच्चों को भी मिड डे मील दी जाती है। तो अगर मदरसा आए तो आप ध्यान रखिएगा, मदरसे में भी जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनके लिए मिड डे मील का अरेंजमेंट किया गया है। तो खाली सरकारी स्कूल अगर आपको देखना हो तो ये ध्यान रखिएगा, सरकारी स्कूल के साथ साथ ये सरकारी सहायता प्राप्त मदरसा है ना, केवल सरकारी स्कूल आंसर मार के नहीं आएगा यदि पूछता है इससे सवाल। तो कब लागू हुआ था? तो 15 अगस्त 1995। इसमें जो मिड डे मील योजना है, इसमें बेसिकली पोषक तत्वों को प्राथमिकता दी गई है। तो कक्षा 1 से 5 के लिए बच्चों को, बेसिकली कक्षा 1 से 5 वाले बच्चों के लिए, यानी कि जो पढ़ रहे हैं उनको 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन, है ना। तो ये बस बता दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा इतना डेप्थ में नहीं पूछेगा। 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन किसके? कक्षा 6 से 8 तक के लिए, है ना, यानी कि मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल के बच्चों के लिए। हाई स्कूल के बच्चे इसमें शामिल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसका नाम चेंज हो गया, मिड डे मील योजना का क्या नाम है? तो पीएम पोषण शक्ति निर्माण, पीएम पोषण नाम है इसका, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। तो ये है। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना।
सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो वो है पश्चिमी चंपारण। सबसे अधिक जनसंख्या वाला पटना। इस पे भी मैं एक स्पेशल क्लास अलग से ले लूंगा। आर्टिकल 48A, संविधान का आर्टिकल 48A किससे संबंधित है? आप अगर 48A देखेंगे, जो डीपीएसपी है, यानी कि जिसको कहते हैं राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट, उसमें क्या है 48A में कि राज्य पे यानी कि स्टेट पे, यानी कि क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट पे, साथ में स्टेट गवर्नमेंट से, राज्य का मतलब यहाँ पे दोनों को मानिए जो शासन कर रहे हैं, तो पर्यावरण की रक्षा, साथ में वन और वन्य जीव, तीन चीजों पे स्पेशल फोकस किया गया है। तो राज्य इस बात का ख्याल रखेगा कि पर्यावरण, वन्य जीव, वन और वन्य जीवों की तीनों की रक्षा करेगा एक तरह से, है ना। नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है 48A। ठीक है, सवाल इसमें था कि 48A किससे संबंधित है संविधान का, है ना। 48A किससे संबंधित है? इसका सिंपल सा आंसर है कि पर्यावरण की रक्षा से संबंधित है, या फिर कहें वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है, या फिर वनों की सुरक्षा से संबंधित है ना। तो तीनों चीजें आ जाएंगी इसमें। अब आते हैं अगले सवाल पे, इसमें इसके एक्सप्लेनेशन पे थोड़ा सा कि इसका उद्देश्य क्या है। तो मैंने बताया इन्हीं तीनों का, जो वन, पर्यावरण, वन्य जीव है ना, उनका ख्याल रखना, साथ में उनका संरक्षण सुनिश्चित करना। और इसमें क्या है, एक अनुच्छेद और है, अनुच्छेद 51AG, है ना। ये क्या है, ये इसी का पूरक है। उसमें अगर आप देखेंगे तो जो हमारा मौलिक कर्तव्य है उसमें रखा गया है कि सभी नागरिकों पर पर्यावरण की रक्षा करने का कर्तव्य रखा गया, कि आपका मौलिक कर्तव्य ये भी है कि आप पर्यावरण की रक्षा करें। तो ये आता है पूरक 51AG में, है ना। 48A में आता है कौन सा, तो पर्यावरण के संरक्षण। ये एक है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी है, और एक डीपीएसपी वाला है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक तत्व, और ये मूल कर्तव्य का। ठीक है, 51AG मूल कर्तव्य है कि हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे। दूसरा 48A गवर्नमेंट पे, यानी कि स्टेट पे, ये सरकार, संविधान के तहत ये दायित्व है कि वो पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करे। ठीक है, आपको पता है कि जो डीपीएसपी होता है, यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व होते हैं, उसके कुछ वो है फंडामेंटल्स, कि उनको लागू करने के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते। वो स्टेट की इच्छा के ऊपर है कि स्टेट उसको लागू करता है कि नहीं करता है। तो ये, हालांकि अब इसमें बहुत सारा घालमेल हो गया, कई सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, बट फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट व्यू से आपसे पूछे कि क्या ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है, नॉर्मली इन्फोर्सेबल इसके बोलिए इंग्लिश में वर्ड होता है। तो अगर पूछे प्रवर्तनीय है डीपीएसपी, यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, सिद्धांत या नीति के निर्देशक तत्व, तो ये वाला चीज कोर्ट में प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि न्यायालय में इसको जाके लागू नहीं करवाया जा सकता। साधारण भाषा में यह है, शासन के लिए जरूरी चीज है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य को सुप्रीम कोर्ट निर्देश देता है, ये चीजें। अगले सवाल पे बढ़ते हैं फटाफट। ये है, शिक्षण की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? आपसे ये पूछा जा सकता है एजुकेशन ऑफिसर में, खाली आप सिंपल जीएस नहीं पढ़िएगा एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट सेंट्रिक जो मेथड होता है, यानी कि शिक्षार्थी या विद्यार्थी कहें, विद्यार्थी केंद्रित विधि शिक्षण का, यानी कि टीचिंग का सबसे प्रभावी विधि है कि आप स्टूडेंट्स को समझें, स्टूडेंट्स के मनोदशा को समझें कि उसको कैसे पढ़ाना है, कैसे उसको क्या ग्रैस्प करने में वो सक्षम है। हर स्टूडेंट्स की अलग अलग जरूरतें होती हैं, तो उसका ध्यान रखना होता है। तो ये चीज है। प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है अगर पूछे तो कई सारे ऑप्शन देंगे, तो उसमें आएगा बच्चों का सर्वांगीण विकास, इसका मुख्य उद्देश्य है। बिहार में कितने जिले हैं, कुल कितने, ये तो मैंने आगे डिस्कस कर दिया है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। ठीक है, कमेंट फॉर्म में बताइएगा बिहार को कब अलग किया गया था बंगाल से। ठीक है, संसद के 3 अंग कौन से हैं? संसद के आपको ध्यान है 2 सदन होता है संसद में, एक होता है लोकसभा जो कि संसद का निचला सदन है, दूसरा होता है राज्यसभा जो कि संसद का ऊंचला सदन है। लेकिन संसद के 3 अंग होते हैं, क्या आप इस बात से परिचित हैं? संसद के 3 अंग में होता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगर आप ध्यान देंगे, मैंने अभी बताया भी, कोई बिल संसद में लाया जाता है तो बिल संसद के दोनों सदन से पारित होता है, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति भी इसी कारण से संसद का एक अंग माना जाता है। तो संसद के 3 अंग है, केवल 2 सदन है, ये ध्यान रखिएगा, 3 अंग 2 सदन। ठीक है, अब अगले सवाल पे आते हैं, 40वें नंबर सवाल है पर मौलिक अधिकार कितने हैं अब वर्तमान में फंडामेंटल राइट्स कितने हैं टोटल, तो टोटल 6 हैं। शुरू में कितने थे, यानी कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे, तो 7 थे। ठीक है, तो वर्तमान में फंडामेंटल राइट टोटल कितने हैं, 6, शुरू में कितने थे, 7। ठीक है, इस पे आते हैं। वर्तमान में संविधान में जो वो है 7वां जो मौलिक अधिकार था पहले से, उसको 44वें संवैधानिक संशोधन नहीं करेंगे, यानी कि 44th CAA के जरिए इसको हटाया गया। CAA का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एक संविधान संशोधन अधिनियम। किसको हटाया गया, तो जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया, उसको शामिल किया गया अनुच्छेद
301 एक में। तो इसका मतलब ये है कि संपत्ति का अधिकार हम कहें तो संपत्ति का अधिकार जो है ये बेसिकली आपका संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। संवैधानिक अधिकार है, साथ में कानूनी अधिकार भी है। तो संपत्ति के अधिकार में अगर आपसे पूछे कि क्या ये संवैधानिक अधिकार है तो हाँ है। दूसरा, क्या ये कानूनी अधिकार है तो हाँ है। लेकिन क्या ये मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार? तो नहीं, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, एफआर फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन संवैधानिक अधिकार है आपका कानूनी अधिकार है। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं ये देखिए आप ध्यान से। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सबसे इंपॉर्टेंट है 32वां नंबर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये सारे अनुच्छेद दिए हुए हैं, अनुच्छेद 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29, 30 और अनुच्छेद 32। ठीक है, जिले में सबसे उच्च स्तर पे प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? जिले का जो जिलाधिकारी होता है वही जिले का एक तरह से कहें साधारण भाषा में मुख्य अधिकारी होता है, मालिक होता है जिले का, वो है जिलाधिकारी। तो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी जिले का होता है कौन? डीएम, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो भी नाम दे दें आप। ठीक है, पंचायती राज संस्था यानी कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य ने लागू की? हमारे संविधान में पंचायती राज की बात की गई थी, आपको याद होगा। तो 73वां संशोधन, खैर उस पर अभी बाद में आएंगे, उसके लिए अलग से मैं क्लास ले लूंगा। तो राजस्थान में हुआ कब? 1959 में। राजस्थान में कब लागू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को। उसमें पीएम कौन थे? तो नेहरू। और राजस्थान में कहां से शुरू हुई पंचायती राज व्यवस्था? तो वो है नागौर से। ठीक है, आप 72nd और 73rd और साथ में 74th, ये 4 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में हमको कमेंट करके बताइएगा कि क्या है। ठीक है, इसमें से कौन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? क्या 73वां है, क्या 74वां है? आप हमको बताइए कमेंट बॉक्स में। तो किस राज्य में लागू किया था पंचायती राज को सबसे पहले? राजस्थान ने। राजस्थान में कहां से शुरुआत हुआ? तो नागौर में। तो नागौर जिला पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला जिला था। कब लागू हुआ? तो 2 अक्टूबर 1959 को। पीएम कौन थे उस टाइम पे? नेहरू। ठीक है, इसके बाद इसी साल यानी कि 59 में ही आंध्र प्रदेश दूसरा स्टेट था जो इसको लागू किया था पंचायती राज व्यवस्था को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950, ये आप सबको याद होगा नॉर्मली। बाल अधिकार संरक्षण आयोग कब बना था? तो 2007 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ये शिक्षा और बाल अधिकार से संबंधित इसलिए क्वेश्चंस रखा हूं क्योंकि ये ना डीयू आपके एईडीओ के एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। ये सब इस तरह के सवाल मैं देख भी रहा था, तो पूछे जाते हैं अक्सर अदर स्टेट्स में भी। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। केवल आप हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस यही नहीं पढ़िएगा, शिक्षा से संबंधित भी चीजें पढ़िए, खासकर जो बीएड वेड के कोर्सेज में पढ़ाए जाते हैं। कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, 2-3 सवाल भी आएगा तो आप एज में रहेंगे। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना मार्च 2007 में हुई थी। संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था जिसका नाम था बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम। कब हुआ था? 2005 में पारित हुआ था और 2007 में इसको लागू किया गया। ठीक है, तो ये है सवाल, 5 में पारित हुआ कानून और 7 में लागू हुआ। क्या है ये? तो संरक्षण आयोग कोई संवैधानिक संस्था है? नहीं, ये सांविधिक संस्था है, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, वैधानिक संस्था है, कानूनी संस्था है, ये संवैधानिक संस्था नहीं है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किसके लिए है? तो बालिका है तो बालिकाओं के लिए है, लेकिन आवासीय शिक्षा की बात की गई है। इसमें बच्चे बाहर से आकर नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं, आवासीय शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अगला सवाल, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन होता है? पीएम। नीति आयोग का अध्यक्ष पीएम होता है। ऐसे ही योजना आयोग का भी अध्यक्ष पीएम होता था, नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होता है? पीएम। लेकिन उपाध्यक्ष कौन होता है? तो उपाध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। और कौन होता है उपाध्यक्ष? उपाध्यक्ष वो व्यक्ति होता है जिसको केंद्र सरकार नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त करती है। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो श्री सुमन बेरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। श्री सुमन बेरी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। इन्होंने 2022 में ही ये पद संभाला था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये नाम है श्री सुमन बेरी का, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष का जो रैंक होता है वो कैबिनेट, केंद्र सरकार का जो कैबिनेट मंत्री होता है उसके बराबर होता है। ठीक है, ये है। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष, सॉरी, पहला उपाध्यक्ष यानी कि अरविंद पनगड़िया। ठीक है, और अध्यक्ष कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री, मैं बता भी दिया हूं। अगला सवाल है 48 नंबर की साक्षरता मिशन का उद्देश्य क्या है? तो साक्षरता मिशन का उद्देश्य है वयस्कों में साक्षरता बढ़ाना। अगला सवाल 49, बिहार का राजकीय पशु क्या है? बताइए, बिहार का राजकीय पशु क्या है? ये देखिए इसको, कई बार लोग एग्जाम में ना बैल बैल कहते हैं, बैल नहीं होता। राजकीय पशु जो सरकार की आधिकारिक भाषा है, ये बिहार टूरिज्म ने भी इसको दिया है। ये बेसिकली बायसन है, इसको गौर कहते हैं हिंदी में, है ना, गौर। यहाँ लिखा भी हुआ GAUR, है ना, गौर।
गौर का मतलब इंडियन बाइसन है, बैल का ही एक प्रजाति है, बट ये बैल नहीं है। अगर आपसे पूछे तो गौर इसका सिंपल सा आंसर होता है, तो ये दे दीजिएगा, ठीक है। तो बिहार का राजकीय पशु कौन है? तो गौर, यानी कि भारतीय बाइसन। इसका जो इंग्लिश साइंटिफिक नेम है बॉस इंडिकस, इसका साइंटिफिक नेम है। इसको अगर आपको देखना हो इस जीव को, यानी कि इंडियन बाइसन को, तो आप कहाँ जाएंगे देखने? तो पश्चिमी चंपारण में जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में है। तो उसमें आप जाइएगा कभी टाइगर सफारी के लिए भी या फिर किसी और घूमने के लिए भी, तो आपको ये बाइसन दिख जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगला 5वां सवाल, जो कि इस आज की क्लास का लास्ट सवाल है। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? राजकीय वृक्ष का मतलब स्टेट ट्री। स्टेट ट्री कौन सा है बिहार का? तो पीपल का वृक्ष है ना, पीपल का वृक्ष है राजकीय वृक्ष। कुछ और पे आ जाते हैं इसमें कि इसकी कहानी क्या है। तो इसको बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध को यहीं पे पीपल के वृक्ष में ही नीचे ही ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो फाइकस रिलीजियोसा, फाइकस रिलीजियोसा इसका साइंटिफिक नाम है। अन्य जो स्टेट जो प्रतीक हैं, राज्य के जो प्रतीक है राजकीय, पक्षी गौरैया, पुष्प गेंदा, जो राजकीय मछली है उसका नाम है मंगूर, ठीक है। इसके आगे मैं अभी बनाया हूं बहुत सारे सवाल, वो मैं अभी डिस्कस अगले क्लास में करूंगा, ठीक है। तो आप हमारे YouTube चैनल से प्लीज जुड़े रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको नियमित अपडेट मिलेगा। ऑलमोस्ट मैं डेली अगर 50 सवाल मान लीजिए ज्यादा होता है, आधा घंटे से ज्यादा का लेक्चर होता है, थोड़ा सा कम करूंगा, लेकिन हो सकता है उसको 2-3 लेक्चर में खत्म करूंगा। बट आपको जितना ही मैक्सिमम सवाल होगा डेली प्रैक्टिस कराऊंगा। जुड़े रहिए आपसे हमसे, और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी दोस्तों नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोग जितने ज्यादा संख्या में जुड़ेंगे ना, मेरा मनोबल उतना ही बढ़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।